हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत बढ़िया होगे, पढ़ाई भी आपकी बहुत शानदार चल रही होगी। एनसीईआरटी की जो भी जितनी भी क्लासेस पढ़ी हुई हैं वो आप बराबर देख रहे होगे, उसके एमसीक्यूज भी बराबर सॉल्व कर रहे होगे। हम बराबर एनसीईआरटी की क्लासेस यूट्यूब पर डाल रहे हैं और आगे भी डालते रहेंगे। जो भी ज़रूरत होगी, जो भी अच्छा होगा, जो भी कंटेंट बेहतर लगेगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डालते रहेंगे। ये क्लासेस आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो पेट हो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो टेट हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सभी के लिए क्लासेस चलती हैं। तो ये मत सोचना कि किसी स्पेसिफिक के लिए चल रहा है। आप किसी भी लेवल की तैयारी करो, सारे एग्ज़ाम्स के लिए मैं ये एमसीक्यूज़ भी लेकर के आता हूँ। और एनसीईआरटी तो सभी के लिए मस्ट है, सभी के लिए ज़रूरी है, सभी का आधार है, सभी का बेस है। तो ये सारी क्लासेस आप अच्छे से लेते रहना। आगे भी जितनी भी क्लासेस आएँ वो सारी क्लासेस आप अच्छे से लेना। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे बताना, डायरेक्ट बताना। इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में समयपत पीसीएस एकेडमी नाम का चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लेना और वहाँ भी आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों यारों से भी सब्सक्राइब करा लेना। और बाद में अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और कोई बात हो तो कमेंट कर देना, और अगर हो सके मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो इसको प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलिए हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें 50 एमसीक्यूज़ मैं लेकर आता हूँ। ये सारे 50 एमसीक्यूज़ आप देखोगे कि इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही एकदम परफेक्ट लाया हूँ। और ये एमसीक्यूज़ ऐसे डायरेक्ट प्रश्न आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखें, डायरेक्ट देखेंगे, है ना। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी, टीजीटी, यूजीसी, नेट, कोई भी हो, आप सब में ये डायरेक्ट क्वेश्चन देख सकते हो। चलिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, प्रारंभिक मध्यकाल में अनेक नगर राजाओं की राजधानी के रूप में विकसित हुए। प्रशासनिक नगरों में केवल शासक वर्ग ही निवास करता था। प्रशासनिक नगर व्यापार एवं शिल्प के भी प्रमुख केंद्र बन गए थे। ये 3 कथन दिए गए, कह रहा है कि इनमें से बताओ कि क्या सही है। मैनी अर्ली medieval towns developed as capital of kingdoms. Only the ruling class lived in administrative towns. Administrative towns also emerged as centers of trade and crafts. कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर। क्या सही उत्तर है बताइए। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, या 1, 2 और 3 तीनों सही है। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या है। कि कह रहा है कि प्रारंभिक मध्यकाल में अनेक नगर राजाओं की राजधानियों के रूप में विकसित हुए। प्रशासनिक नगरों में केवल शासक वर्ग ही निवास करता था, या प्रशासनिक नगर व्यापार एवं शिल्प के भी प्रमुख केंद्र थे। क्या सही है। 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2, 1, 2 और 3 तीनों। आपका सही उत्तर है 1, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। 1 और 3 सही है, यानी कि जो भी मैनी अर्ली medieval टाउन्स डेवलप्ड एज कैपिटल ऑफ किंगडम्स और एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स ऑल्सो इमर्ज्ड एज सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट्स, यानी कि जो प्रारंभिक मध्यकाल में अनेक नगर हुआ करते थे वो राजा की राजधानियों के रूप में विकसित हुए थे। हमने चैप्टर जब भी पढ़ाया था ये वाला, तो आपको अच्छे से ये चीज़ें समझाई हैं। और जो कह रहा है जो प्रशासनिक नगर है केवल शासक वर्ग उसमें ही निवास करता था। हमने आपको बताया था कि जहाँ भी केवल शब्द आ जाता है वो सेंटेंस या वो वाक्य, वो कथन हमें 99% क्या होता है, गलत होता है। तो इसमें केवल शब्द आ गया तो गलत तो ये यहीं पर हो गया। कह रहा है प्रशासनिक नगर व्यापार एवं शिल्प के भी केंद्र बन गए थे। हाँ जी, बिल्कुल बन गए थे। जहाँ से प्रशासन होता था वहाँ पर धीरे धीरे व्यापार और शिल्प उसका भी सेंटर बन गया था। तो 1 और 3 आपका सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तंजावुर नगर की समृद्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तंजावुर नगर, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ तंजावुर। क्या था। समुद्री व्यापार, चोल राजधानी, सिंचाई एवं मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था, हीरे की खानें, लौह उद्योग। इनमें से क्या सही है। तंजावुर नगर के समृद्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तंजावुर नगर के बारे में हमने बताया था, अच्छे से बताया था, मैप दिखा करके बताया था, उसको समझाया था। अब उसी के रिलेटेड ये प्रश्न है कि ये क्यों, अगर वो हमने कहा था कि वो बहुत ही समृद्धशाली हो गया था तंजावुर, क्यों हो गया था, उसका प्रमुख कारण क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो तंजावुर था वो चोल साम्राज्य की राजधानी था। कावेरी बेसिन की कृषि, विशाल से मंदिर यानी बड़े बड़े मंदिर तथा शिल्प उत्पादन ने इसे समृद्ध बना दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चोल राजधानी, सिंचाई एवं मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था के कारण यह बहुत ही शक्तिशाली हो गया था।
अगला क्वेश्चन कहता है तंजावुर के निकट स्थित स्वामी मलाई किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध था? स्वामी मलाई नियर तंजावुर वॉज फेमस फॉर, किस लिए प्रसिद्ध था? तंजावुर के जो पास स्थित था स्वामी मलाई। हाथी दांत के लिए, हाथी दांत शिल्प के लिए, कांस्य प्रतिमा निर्माण के लिए, जहाज निर्माण के लिए, या वस्त्र उद्योग के लिए। ये आपको अभी लग रहा होगा कि चैप्टर से लेके आए, लेकिन भाई अगर सोचो, अगर आप कोई एग्जाम में बैठे हो और यही प्रश्न आ गया कि बताओ तंजावुर के पास स्थित स्वामी मलाई था वो किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध था, ऐसे पूछ लेता है। जब हम कहते हैं ना अरे बड़ा फैक्चुअल आया था, आएगा तो किसी न किसी चैप्टर से ही ना, आएगा तो किसी न किसी भाग से ही, किसी न किसी बुक से ही। ऐसे तो कोई मुंह उठा के दे नहीं देगा आपको प्रश्न। तो ये भी प्रश्न ऐसे ही मैं एमसीक्यूज बना के लाता हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट अगर मिल जाए ना तो आप उसको टैकल कर लो, आप उसका सामना कर सको, डरो नहीं। तो कह रहा है कि तंजावुर के निकट स्थित जो स्वामी मलाई था किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो वो स्वामी मलाई था वो कांस्य प्रतिमा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। जो प्रतिमा निर्माण था मैंने आपको बताया था कैसे बनते था, वो लुप्त मोम पद्धति से बनाया जाता था। लुप्त मोम पद्धति ये क्या था? लुप्त मोम पद्धति में पहले मोम की मूर्ति बनाई जाती थी, ठीक, मोम की मूर्ति बनाई गई, फिर इसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाया जाता था, मिट्टी अच्छे से चढ़ा दी जाती थी। इसके बाद इसको पकाया जाता था जिससे बाहर की मिट्टी पक जाती थी, और पक जाने के बाद इस मिट्टी में एक छोटा सा छेद किया जाता था और अंदर की मोम जो कि पिघल चुकी है हीट के वजह से, उस मोम को बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये स्ट्रक्चर हो गया खाली, बाहर से मिट्टी का आवरण है, ठीक, मिट्टी का स्ट्रक्चर बचा हुआ है। अब इसी छेद से जहाँ से मोम को बाहर निकाला गया है, इसी छेद से वो पिघली हुई धातु भर देते हैं गर्म करके, जिसकी ये मूर्ति बनानी होती है। तो एक फिर वो जब धातु भर दी तो सुखा दिया, अच्छे से मजबूत कर दिया, फिर बाहर की जो मिट्टी थी उसको तोड़ दिया और अंदर का स्ट्रक्चर बचता है जो कि धातु का होता है, उसको फिर अच्छे से तराश लिया, अच्छे से पॉलिश कर दिया और बन जाती है बेहतरीन मूर्ति। तो स्वामी मलाई जो तंजावुर के पास है वो कांस्य प्रतिमा निर्माण के लिए फेमस है। ये तो कहे ना, स्वामी मलाई में लुप्त मोम यानी लॉस्ट वैक्स तकनीक से कांस्य की मूर्तियां बनाई जाती थी, जो मैंने अभी आपको तकनीकी समझाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। केवल मंदिर केवल धार्मिक गतिविधियों के केंद्र थे। देखो भाई इसमें केवल आ गया है तो सावधान हो जाओ। मंदिरों को भूमि एवं धन का दान प्राप्त होता था। मंदिरों के आसपास व्यापारिक एवं शिल्प बस्तियां विकसित हुई। कह रहा है कि टेम्पल्स वर ओनली रिलीजियस सेंटर्स, टेम्पल्स रिसीव्ड ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड वेल्थ, मर्चेंट एंड आर्टिजन सेटलमेंट्स डेवलप्ड अराउंड टेम्पल्स। क्या सही है इसमें? 2 और 3, 1 और 2, केवल 3, या 1, 2 और 3? पहले वाले में भाई हमने आपको बताया कि केवल शब्द आया है, ओनली आया है, तो 99% केसेस में क्या होता है, ऐसे ही गलत हो जाता है। और हमने आपको बताया भी था कि जो मंदिर है केवल धार्मिक गतिविधियों का केंद्र नहीं था, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी गतिविधियों का केंद्र होते हैं हमारे मंदिर। मंदिर को भूमि एवं धन का दान प्राप्त होता था। हाँ जी, प्राप्त होता था। मंदिर के आसपास व्यापारिक एवं शिल्प बस्तियां विकसित हुई। हाँ जी, बिल्कुल हुई। आज भी आप मंदिर जब देखते हो तो उसके आसपास क्या होता है, मंदिर जब होता है तो उसके आसपास जो कोई कपड़ा बनाने वाला है तो वो भी वहाँ पर दुकान लगाए होगा, कोई प्रसाद वाला है, कोई मिठाई लगाए होगा, और कोई जल बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कोई पत्तियां बेच रहा है। ऐसे तरह तरह से बहुत सी चीज़ें होती है। कोई चंदन बेच रहा है ना, कोई वहाँ पर कुछ धातु के या ये कड़े या अंगूठी या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं वो बेच रहा है। तो क्या वो मंदिर के आसपास धीरे धीरे व्यापारिक केंद्र बसना शुरू हो गए, और यही जो शिल्पकार थे या व्यापारी थे मंदिर के आसपास धीरे धीरे रहना शुरू कर दिया इन्होंने, जिससे ये मंदिर नगर बन गए। तो बी 2 और 3 सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भिलसा, सोमनाथ, तिरुपति और वृंदावन, ये सूची दी है, इसको इधर सामने रखना था। चलो मैं लिख देता हूँ। इधर है गुजरात, इधर है मध्य प्रदेश, इधर है आंध्र प्रदेश, इधर है उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि इनको सूची 1 से सूची 2 में मिलाओ। क्या सही है? भिलसा कहाँ पर है, सोमनाथ कहाँ है, तिरुपति कहाँ है, वृंदावन कहाँ है? ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसको तो आप कर ही लोगे। तो वृंदावन कहाँ पर है? वृंदावन तो भाई यूपी में। तिरुपति कहाँ है?
तिरुपति कहाँ है, हम जाते हैं ना तिरुपति बालाजी, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। सोमनाथ कहाँ है, गुजरात में सोमनाथ है। और भिलसा ये है मध्य प्रदेश में। तो 1 का 2, 1 का 2, बी का 1, बी का 1, सी का 3, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मंदिर नगरों में आर्थिक गतिविधियों का विकास का प्रमुख कारण क्या था। जो मंदिर नगर थे, मंदिर नगर क्या है, मंदिर नगर का मतलब होता है पहले मंदिर बना और उसके आसपास लोगों का निवास स्थान बनने लगा। क्यों, क्योंकि यही पहले दुकान रख गए थे, व्यापार करते थे मंदिर से रिलेटेड चीज़ों का। फिर धीरे धीरे इन्हीं लोगों ने यहाँ बस्तियाँ बसा ली और धीरे धीरे करके ये नगर बस गया। इसी को कहा जाता है मंदिर नगर, जो अभी हमने आपको ऊपर समझाया भी हुआ है। कह रहा जो मंदिर नगर उसमें आर्थिक गतिविधियों के विकास का प्रमुख कारण क्या था, केवल तीर्थयात्री। सावधान हो जाओ, केवल आ चुका है, केवल तीर्थयात्री। ऑप्शन नंबर बी, मंदिरों द्वारा संरक्षण प्राप्त व्यापारी एवं शिल्पकार। ऑप्शन नंबर 3, विदेशी सैनिक। या ऑप्शन नंबर 4, खनिज संपदा। क्या सही है, तो हमने आपको बताया था कि मंदिरों द्वारा जो मंदिर के आसपास व्यापारी और शिल्पकार होते थे वो मंदिरों में व्यापार भी करते थे, मंदिर से उनका व्यापार भी चलता था, मंदिर से उनकी आर्थिक गतिविधियाँ भी चलती थी और मंदिर द्वारा उनको संरक्षण भी प्राप्त दिया जाता था। मंदिर द्वारा उनको संरक्षण भी प्राप्त होता था। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। मंदिरों द्वारा संरक्षण प्राप्त व्यापारी एवं शिल्पकार ये मंदिर नगरों में आर्थिक गतिविधियों के विकास का प्रमुख कारण थे। ठीक है, अगला आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वीं शताब्दी से अनेक छोटे नगर विकसित हुए। 8वीं शताब्दी से अनेक छोटे छोटे नगर विकसित होना शुरू हो गए थे। ये नगर स्थानीय बाजारों के रूप में कार्य करते थे। इन नगरों में केवल कृषि उत्पादों का ही व्यापार होता था, केवल कृषि उत्पादों का। तो फिर से स्टेटमेंट में केवल आ गया, तो 99% वाला केस लगा दो। ठीक, बाकी हमने आपको ये अच्छे से पढ़ाया भी था। और 8वीं शताब्दी से अनेक छोटे नगर विकसित हुए थे और ये नगर स्थानीय बाजारों के रूप में कार्य भी करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी 1 और 2 तो ये दोनों सही है। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटे नगरों में जो मंडी की भूमिका क्या थी। मंडी, आज मंडी समझ रहे हो ना, आज भी कहते हो ना जा रहे मंडी सब्जी लेने। तो जो छोटे छोटे नगरों में मंडी की भूमिका होती थी उसका मतलब क्या था, केवल कर वसूली, स्थानीय कृषि एवं शिल्प उत्पादों के विनिमय यानी जो व्यापार होता है उसका केंद्र था, या केवल सैनिक छावनी, धार्मिक सभा स्थल क्या था। तो हमने आपको जब पढ़ाया था मंडी के बारे में तो हमने आपको बताया था कि ये जो स्थानीय कृषि उत्पाद होते थे या शिल्प उत्पाद होते थे वहाँ पर उसको लेन देन या खरीद बिक्री की जाती थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है व्यापारी प्रायः कारवा बनाकर यात्रा करते थे। दक्षिण भारत में मणिग्रामम एवं नाना देशी प्रमुख व्यापारी संघ थे। मणिग्रामम और नाना देशी के बारे में हमने आपको अच्छे से और इत्मीनान से पढ़ाया है। इनका व्यापार केवल भारत तक सीमित था। तो भाई पहली बात स्टेट में केवल आ गया, तो 99% वाला केस कि ये तो गलत होगा। और इसके अलावा हमने आपको बताया भी था, तब चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो हमने चैप्टर मतलब क्लास 6 हम पढ़ा रहे थे, क्लास 7th का चैप्टर 6 जब हम पढ़ा रहे थे, जब तब आपको बताया था कि जो व्यापारी लोग थे अक्सर कारवां बनाकर चलते थे और दक्षिण भारत में 2 संघ थे, मणिग्रामम और नाना देशी। ये बताया था ना, ये प्रमुख व्यापारी संघ थे और इन लोगों का व्यापार न केवल देश के भीतर बल्कि देश के बाहर भी कई देशों तक फैला हुआ था। तो तीसरा तो बिल्कुल गलत है, 1 और 2 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस व्यापारी का संबंध दक्षिण भारत से था। किसका संबंध दक्षिण भारत से था। विच ऑफ द फॉलोइंग मर्चेंट गिल्ड्स बिलोंग्ड टू साउथ इंडिया। किसका संबंध दक्षिण भारत से था। मणिग्रामम एवं नाना देशी, श्रेणी एवं निगम, शैल एवं ग्राम सभा, गढ़ एवं संघ। कौन सा व्यापारिक संगठन था जिसका संबंध साउथ इंडिया से था, जल्दी बताइए। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो मणिग्रामम और नाना देशी थे ये साउथ के व्यापारी संगठन थे और इनका दक्षिण भारत के अत्यंत प्रभावशाली ये व्यापारी संघ थे। ये केवल स्थानीय व्यापार तक सीमित नहीं थे बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया और चाइना तक व्यापारिक नेटवर्क इनका संचालित होता था। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। छोटे नगर प्रायः बड़े गांवों से विकसित हुए। जो छोटे छोटे नगर हैं प्रायः बड़े गांवों से विकसित हुए। छोटे नगर स्थानीय व्यापार
एवं विनिमय के प्रमुख केंद्र थे, यानी स्मॉल टाउन्स फंक्शनड एज सेंटर्स ऑफ लोकल ट्रेड एंड एक्सचेंज। अगला कह रहा है इन नगरों में विभिन्न शिल्पकारों के अलग अलग बाजार होते थे। डिफरेंट आर्टिजन्स ऑफन हैड सेपरेट मार्केट इन दीज टाउन्स। तो इसमें से क्या सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3 और 1 और 3, क्या सही है इसमें जल्दी से बताइए। तो हमने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो ये भी बताया था कि जो छोटे छोटे नगर होते थे वो प्रायः बड़े बड़े गांवों से विकसित होते थे, और जो छोटे नगर थे वो स्थानीय व्यापार और विनिमय का प्रमुख केंद्र होते थे। इन नगरों में जो बहुत शिल्पकार थे उनके अलग अलग बाजार भी होते थे। तो 1, 2 और 3 ये तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, मध्यकालीन नगरों में बाजारों पर कर लगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? What was the primary purpose of imposing taxes on market in medieval towns? कह रहा है कि जो मध्यकालीन नगर थे उसमें बाजारों पर मार्केट में टैक्स लगा दिया जाता, उसका उद्देश्य क्या था? व्यापार को समाप्त करना। व्यापार को समाप्त करने का कोई काम करेगा? नहीं करेगा भैया। राजस्व प्राप्त करना, विदेशी व्यापार रोकना, किसानों को दंडित करना। भाई कोई भी शासक, कोई भी साम्राज्य कभी किसानों को दंडित नहीं करेगा, व्यापार रोकने की कोशिश नहीं करेगा, व्यापार को समाप्त नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, यानी कि राजस्व रेवेन्यू प्राप्त करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 कह रहा मध्यकालीन भारत में कारवां का मुख्य उद्देश्य क्या था? ना तो कारवां की तलाश थी, ना तो हम सफर का, क्या आएगा ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ कारवां इन मिडीवल इंडिया? क्या था उद्देश्य भैया कारवां का? धार्मिक यात्रा, सुरक्षित व्यापारिक यात्रा, सैनिक प्रशिक्षण या कर संग्रह, टैक्स संग्रह? क्या है सही उत्तर? हमने बताया था कि जो व्यापारी लोग होते थे वो जब यात्रा करते थे तो बड़े बड़े कारवां में करते थे, यानी सुरक्षित व्यापारिक यात्रा के लिए वो कारवां बनाते थे, काफिला बना लेते थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। फिर इसमें सूची गड़बड़ कर दी, नीचे ऊपर कर दिया। चलो मैं अभी लिख देता हूँ। मणिग्रामम नानादेशी, ऐसे ही बता दो यार। जो मणिग्रामम है वो क्या है? क्या वो दक्षिण भारत के व्यापारिक संघ है? दूसरा नानादेशी, ये क्या है? भाई ये भी दक्षिण भारत के व्यापारी संघ है। तीसरा क्या है? चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल। मारवाड़ी ओसवालों के बारे में हमने बताया था ना कि पश्चिम भारत के व्यापारिक समुदाय थे, यानी जो डी है डी का 4 हो गया, है ना, डी का 4। अब 1 का 1 भी कर सकते हो और 1 का 2 भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों में दक्षिण भारत का व्यापारिक संघ है। तो नीचे आ जाओ ऑप्शन में, डी का 4, 1 का 1, बी का 2, ठीक, और सी का 3। तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यानी क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घोड़े भारत में पश्चिम एशिया से आयात किए जाते थे। घोड़ों का व्यापार जो था अत्यंत लाभदायक माना जाता था। घोड़ों का उपयोग केवल कृषि कार्यों में होता था। भाई घोड़े का कृषि कार्य में क्या उपयोग, बताओ, उससे क्या खेत जुतवाओगे? नहीं जुतवाओगे। तो भाई तीसरा तो बिल्कुल गलत है। और घोड़ों का व्यापार कह रहा है अत्यंत लाभदायक माना जाता था, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। और घोड़े का व्यापार ज़्यादातर हम काबुल से भी घोड़े अच्छे खासे मिल जाते थे। काबुल यानी कि आज का जो अफगानिस्तान में है। कह रहा घोड़े भारत में पश्चिम एशिया से आयात किए जाते थे। हाँ जी, पश्चिम एशिया से भी घोड़े लाए जाते थे। और तो 1 और 2 इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी हमें किसी भी ऑप्शन से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि हमें सही उत्तर पता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 मध्यकाल भारत में व्यापारी संघों का सबसे प्रमुख कार्य क्या था? व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मर्चेंट गिल्ड्स इन मिडीवल इंडिया? क्या था सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसका? व्यापारिक जो संघ थे मध्यकाल में। न्यायालय चलाना। क्या व्यापारी है तो क्या न्यायालय चलाएगा? नहीं भैया। टैक्स वसूलना, सैनिक भर्ती या व्यापार का संगठन एवं संरक्षण? भाई कोई भी व्यापारी अपना व्यापार का संगठन बनाएगा और संरक्षण करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 काबुल घोड़ों के व्यापार के स्टेटमेंट दिया है, बता रहा है, कह रहा है कि आप बताइए क्या कौन से स्टेटमेंट सही है। काबुल घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। अभी हमने ऊपर इसका जिक्र भी किया। काबुल के व्यापारी मध्य एशिया तक व्यापार करते थे।
काबुल केवल धार्मिक तीर्थ था? केवल धार्मिक तीर्थ था? नहीं जी। काबुल घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था? हाँ जी था। और भारत के व्यापारी मध्य एशिया तक व्यापार करते थे? बिल्कुल करते थे। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, बाकी ऑप्शन का कोई लेना देना हमको है ही नहीं, क्योंकि हम इतना अच्छे से पढ़े ना कि हमको ऑप्शन बाकी देखना कोई मतलब ही ना बने, हम स्टेटमेंट ही देख के बता दें कौन सही है कौन गलत है। अगला कह रहा है व्यापारिक नगरों के विकास में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक योगदान था? जो व्यापारिक नगर थे उसके विकास में किसका योगदान था? केवल कृषि, व्यापारी एवं शिल्पकार, केवल सेना, केवल धार्मिक गतिविधियां। भाई व्यापारिक नगर हैं, व्यापारिक नगर है तो उसमें सेना का क्या योगदान होगा? तो ये गलत है। धार्मिक गतिविधियां गलत, कृषि गलत, व्यापारी एवं शिल्पकारों का सर्वाधिक योगदान होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19, मध्यकालीन नगरों के में अनेक शिल्पकार रहते थे। स्टेटमेंट दिया हुआ है, बता रहा है कि स्टेटमेंट कौन सा सही है ये आपको बताना है। मध्यकालीन नगरों में अनेक शिल्पकार रहते थे। शिल्पकारों के उत्पाद जो थे स्थानीय एवं दूरस्थ यानी दूर के मार्केट में भी बिकते थे। शिल्पकार उत्पादन का व्यापार से कोई संबंध नहीं था। कह रहा जो शिल्प उत्पादन थे उनका व्यापार से कोई संबंध नहीं था। क्या ये सच है कि आपका जो भी शिल्प उत्पादन है, आप कोई कपड़ा बना रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसका व्यापार से कोई संबंध नहीं है, तो भैया बना काहे रहे हो? तो ये तीसरा वाला तो हो गया गलत। अब कह रहा है शिल्पकारों के जो उत्पाद हैं स्थानीय, लोकल और जो दूर के बाजार उसमें बिकते थे। जी हाँ, बिकते थे। मध्यकालीन नगरों में अनेक शिल्पकार रहते थे। हाँ जी, रहते थे। 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखो ये एडवांस्ड कंसेप्चुअल है ना। ये हालांकि यूपीएससी लेवल का मैंने कोशिश की है बनाने की, बाकी आप करके देखो। मैं दावा ऐसा नहीं कहता कि यही क्वेश्चन यूपीएससी में आ जाए, क्योंकि यूपीएससी को तो भाई कोई नहीं पकड़ सकता। वो कब ये जितने आयोग हैं, लोक सेवा संघ आयोग, कोई भी नहीं पकड़ सकता। बड़े बड़े टीचर से नहीं पकड़ पाए तो भाई मैं क्या पकड़ूंगा। एक कोशिश होती है कि इस तरह से क्वेश्चन करें तो शायद हम वहाँ तक पहुँच सकें, शायद हम उन चीज़ों को पकड़ सकें, है ना। तो भाई एक कोशिश है ये बनाने की कि वहाँ तक के क्वेश्चन हम बना सकें, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सबको देख करके या उस तरीके को देख करके। बाकी हमें क्वेश्चन पकड़ना है, हमें नॉलेज पकड़नी है। यूपीएससी ना सही किसी और एग्ज़ाम में हम कहते आ जाएं, क्योंकि हम सभी फॉर्म तो अधिकतर एग्जाम्स का डालते हैं ना, तो किसी और एग्ज़ाम में आ सकता है। हमें बस अपनी नॉलेज को गेन करना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है। यदि मध्यकालीन भारत में व्यापारिक संघ यानी मर्चेंट गिल्ड ना होते तो सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता? कह रहा है कि इफ़ मर्चेंट गिल्ड्स had not existed in medieval India, which one of the following would have been affected the most? सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता अगर मध्यकाल भारत में जो व्यापारी संघ हैं ये न होते? तो किस पर पड़ता? कृषि उत्पादन पर, या लंबी दूरी के व्यापार का संगठन पर, या सिंचाई व्यवस्था पर, या धार्मिक अनुष्ठान पर? ये तो भाई बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही ऑप्शन भी बहुत सरल दे दिया। सिंचाई व्यवस्था से व्यापारिक संघ का क्या मतलब भाई? हटो हट। धार्मिक अनुष्ठान ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई तर्क ही नहीं बैठ रहा। कृषि उत्पादन का भी कोई ऐसा तर्क बैठ नहीं रहा, तो ये भी गलत हो गया। तो जो लंबी दूरी का व्यापार का संगठन था, ऑप्शन नंबर बी, इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता अगर ये जो व्यापारी संघ हैं ये ना होते तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। व्यापारिक संघ व्यापारिक मार्गों, सुरक्षा, पूंजी, वस्तुओं के वितरण तथा दूरस्थ व्यापार को संगठित करते थे। इनके बिना लंबी दूरी का व्यापार गंभीर रूप से प्रभावित होता। मर्चेंट गिल्ड कोऑर्डिनेटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस, सिक्योरिटी एंड कमर्शियल नेटवर्क्स। दे absence would have most severely affected long distance commerce। बात समझ में आ गई कि अगर वो ना होते तो व्यापारिक जो व्यापार हो रहा है, व्यापारिक संघ हैं या जो भी दूर लंबी दूरी का व्यापार है वो बहुत प्रभावित होता, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, ये स्टेटमेंट बेस्ड है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन है आपके, हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। जब हम पढ़ा रहे थे चैप्टर
तो हमने हम्पी के बारे में बहुत विस्तार से बताया था कि हम्पी एक ज़माने में एकदम अपनी पीक पर था समृद्धि में। हम्पी तुंगभद्रा के तट पर स्थित था, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। हम्पी का विकास केवल धार्मिक नगर के रूप में हुआ है। केवल धार्मिक नगर के रूप में हुआ है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये तो ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल गलत हो गया। बाकी तो कह रहा है कि हम्पी विजयनगर के साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। दूसरा कह रहा है हम्पी वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द तुंगभद्रा रिवर। तो ये बताइए, तो ये हम जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो हमने आपको ये दोनों बताया था कि हाँ जी ये दोनों बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे था, हैं? और ये केवल धार्मिक नगर नहीं था, बल्कि यह प्रशासन, व्यापार, शिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र था। हम्पी was an administrative, commercial and cultural center besides being a religious town। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, 15वीं से 16वीं शताब्दी में पश्चिमी तट का सबसे समृद्ध बंदरगाह कौन सा था? Which of the following was the most prosperous port on the western coast during the 15th to 16th centuries? कौन सा पोर्ट जो था सबसे समृद्ध था? कालीकट, सूरत, दीव और गोवा। हमने बार बार जिक्र किया जब हम पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था कि जो सूरत बंदरगाह था 15वीं से 16वीं शताब्दी में ये बहुत ही समृद्ध था और इसको मक्का जाने के रास्ते या मक्का का गेटवे ऑफ मक्का, यानी मक्का अगर कोई जाता था हज करने तो वो सूरत से ही जाता था। और कोई व्यापारी आता था, आगे चल के हम देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी यहाँ पर कंपनीज, कारखाने भी मिलते हैं। तो जो सूरत था वो बहुत ही समृद्ध बंदरगाह बन गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, सूरत के समृद्ध व्यापार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? सूरत का समृद्ध व्यापार, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ सूरत? क्या था उसका प्रमुख कारण? हीरे के खादान थी वहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार वहाँ से होता था, लौह उद्योग थे या घोड़ा पालन होता था। सूरत में अगर समृद्ध व्यापार था या प्रॉस्पेरिटी थी तो उसका कारण क्या था? हमने आपको बताया था कि सूरत इसलिए समृद्ध था क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल जो समुद्री व्यापार आराम से हो सकता था, वहाँ पर पोर्ट भी था, कनेक्टिविटी अच्छी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 क्या है? हम्पी, और सूची 2 ये है। ये बार बार सूचियाँ अगड़म बगड़म लिख दी हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, है ना। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। हम्पी इधर कह रहा है विजयनगर साम्राज्य, सूरत के आगे लिखा है चोल साम्राज्य, तीसरा लिखा है पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह, पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह। अगला लिखा है पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह। अब तो ठीक है, पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह यानी कि पोर्ट। अब बताइए हम्पी क्या था? हम्पी हमने आपको बताया था, हम्पी किससे संबंधित है? हम जब पढ़ा रहे थे अच्छे से चैप्टर को तो हमने बताया था जो हम्पी है वो विजयनगर साम्राज्य में पड़ता था कि नहीं पड़ता था? बताइए जल्दी। सूरत क्या था? जो हम्पी था विजयनगर साम्राज्य उसको बताया था। सूरत को हमने क्या बताया था? अभी बताया कि जो सूरत है वो पश्चिमी तट पर, वेस्टर्न कोस्ट पर एक प्रमुख बंदरगाह है जिससे अच्छा खासा व्यापार होता था और सूरत एक ज़माने में बहुत ही समृद्धशाली था। आज भी सूरत ठीक ठाक समृद्धशाली है। तंजावुर के बारे में बताया था ये चोल साम्राज्य में था, चोल साम्राज्य, ठीक, उसकी राजधानी भी थी। मसूलीपट्टनम के बारे में बताया था कि पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह था और जहाँ पर एक टाइम के बाद मसूलीपट्टनम ठीक ठाक उठ गया, इसका समृद्धि बहुत ज़्यादा हो गई। तो 1 का 1, बी का 3, नीचे आ जाओ ऑप्शन में। कह रहा है 1 का 1, बी का 3, 1 का 1, बी का 3। देखो और बाकी किसी में 1 का 1 है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25,
स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है कि बताओ कौन सा सही है। मसूलीपट्टनम पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हाँ जी, अंग्रेज तथा डच दोनों मसूलीपट्टनम में व्यापार करना चाहते थे। मसूलीपट्टनम गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। कौन सा सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और सभी। जल्दी बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। मसूलीपट्टनम के बारे में पूछा गया है, तो हमने आपको बताया था कि जो मसूलीपट्टनम है इसका केवल 1 और 2 ही सही है, यानी कि मसूलीपट्टनम गोदावरी नदी के किनारे बिल्कुल भी नहीं है। और जो मसूलीपट्टनम है पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह है। अंग्रेज और डच दोनों ने मसूलीपट्टनम में व्यापार करना चाहा था, और एक अंग्रेज़ ने तो पत्र भी लिखा था कि मसूलीपट्टनम इतना खास नहीं है, खारा पानी है, यहाँ पर मछुआरे रहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा वीक है, ऐसा वैसा, लेकिन क्या करें, हमको व्यापार करना है तो हमको यहाँ पर रहना ही पड़ेगा। ऐसे करके उसने एक पत्र भी लिखा था, हमने आपको पढ़ाया भी था। और ये कृष्णा नदी के डेल्टा पर है, गोदावरी नदी के डेल्टा पर नहीं है, कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है भाई। कौन? मसूलीपट्टनम। अगला प्रश्न कह रहा है कि मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण स्थापित करने में यूरोपीय शक्तियों की रुचि का मुख्य कारण क्या था? वाई वर यूरोपियन पावर्स कीन टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम? क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे थे कि मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण करें? बताइए क्यों दिखा रहे थे? क्योंकि वहाँ सोने की खदानें थी, या पूर्वी तट का प्रमुख समुद्री व्यापारी केंद्र था, या मुगल साम्राज्य की राजधानी था, या प्रमुख सैन्य छावनी थी। हम जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो मसूलीपट्टनम है ये पूर्वी तट का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जिस कारण से यहाँ पर सभी इंटरेस्ट दिखा रहे थे कि यहाँ पर ये इसको अपना नियंत्रण स्थापित कर सके सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मसूलीपट्टनम वस्त्र एवं समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था, इसलिए डच, अंग्रेज और अन्य यूरोपीय शक्तियाँ यहाँ अपना प्रभाव स्थापित करना चाहती थीं। मसूलीपट्टनम वाज ए मेजर टेक्सटाइल एंड मैरीटाइम ट्रेडिंग सेंटर अट्रैक्टिंग यूरोपियन कमर्शियल इंटरेस्ट्स। ठीक, समझ में आ गई बात। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है कि बताओ क्या सही है। स्टेटमेंट है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी। यूरोपीय जो व्यापारी कंपनियां थीं उनके बीच भारत में व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इन कंपनियों का उद्देश्य केवल धार्मिक प्रचार करना था, या समुद्री शक्ति ने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बताइए इसमें से क्या सही है। तो हमने आपको ये जो सेकेंड नंबर है, कह रहा है कि इन कंपनियों का उद्देश्य केवल धार्मिक प्रचार करना था, तो ये तो बिल्कुल गलत है। केवल धार्मिक प्रचार करना उनका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि वो व्यापार करने आए थे, व्यापार करने आए थे, तो भैया व्यापार करना भी तो उनका उद्देश्य था। तो पहला कह रहा है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी, हाँ जी थी। अगला तीसरा कह रहा है समुद्री शक्ति ने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो हाँ जी बिल्कुल निभाई थी, क्योंकि वो समुद्री शक्ति जिसके पास ज़्यादा होती थी, जो कि समुद्र में अधिकार जमा लेता था, उसी का व्यापार होता था। ठीक है, तो 1 और 3 इज़ द करेक्ट आंसर। 1 और 3, पहला ए नंबर जो है उसमें लिखा है केवल 1 और 3, तो ए नंबर है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस नगर में अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करी? फोर्ट सेंट जॉर्ज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंग्लिश एक्ट। कहाँ पर करी थी फोर्ट सेंट जॉर्ज? फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ पर करी थी अंग्रेज़ों ने? बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में, या सूरत में? फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना, तो हमने आपको बताया था कि जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है उसकी स्थापना मद्रास में करी थी। और ये फोर्ट सेंट जॉर्ज ही ऐसा था, यही ये अंग्रेज़ों ने अपने बसने के लिए की थी। फोर्ट सेंट जॉर्ज, यहाँ पर अंग्रेज बस्तियाँ हुआ करती थी। अंग्रेज़ों का प्रमुख किला एवं प्रशासनिक केंद्र था फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास में था। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है कि ब्लैक टाउन का संबंध किससे? हमने आपको बताया था कि ब्लैक टाउन बनाया गया था, और ये बाकी फिर उसके बाद ये फोर्ट सेंट जॉर्ज ये सब बनाए गए थे। ब्लैक टाउन में क्या किया गया था? जो भारत के देसी व्यापारी थे उनको कहाँ रखा गया था? ये ब्लैक टाउन में। इसके पहले ऑप्शन देखो। ऑप्शन कह रहा है कि ये यूरोपीय अधिकारियों का आवासीय क्षेत्र था। क्या ये यूरोपीय अधिकारियों का था? नहीं भाई, ब्लैक टाउन, वो लोग ब्लैक किसको कहते थे? भारतीयों को कहते थे। भारतीय व्यापारियों एवं कारीगरों की बस्ती थी। हाँ जी बिल्कुल, यही ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी हमको कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक, तो ये क्या थे? ब्लैक टाउन थे। अब सोचो अगर यही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए ब्लैक टाउन का संबंध किससे है, तो आपका दिमाग फिर जाएगा कि नहीं? आप बिल्कुल सकपका जाओगे कि भैया ये क्वेश्चन क्या है, ब्लैक टाउन क्या होता है।
है ना। तो इसलिए हम ये सारे क्वेश्चन इसीलिए आपके लिए बना बना के ला रहे हैं अच्छे से। अंग्रेज बस्तियों में भारतीय व्यापारियों, शिल्पकारों और अन्य स्थानीय निवासियों का क्षेत्र ब्लैक टाउन कहलाता था। समझ गए बात को, ब्लैक टाउन याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30, भारत में समुद्री मार्ग से पहुंचने वाला पहला यूरोपीय नाविक कौन था? हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन नेविगेटर टू रीच इंडिया बाय द सी रूट? कौन पहला था जिसने सी रूट के माध्यम से भारत में पहला समुद्री मार्ग से पहुंचने वाला पहला यूरोप का नाविक कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डिगामा, फर्डिनेंड मैगेलन या अमेरिगो वेस्पुची? कौन था भारत में पहुंचने वाला, समुद्री मार्ग से पहुंचने वाला पहला नाविक? हमने आपको ये बताया था कि भारत में सबसे पहले वास्को डिगामा आए थे, और ये आपको पता भी है 1498 में, जो कि केप ऑफ गुड होप होते हुए कालीकट पहुंचे थे। इस समुद्री मार्ग ने यूरोप और भारत के बीच प्रत्यक्ष व्यापार का मार्ग खोल दिया था। ठीक, ये केप ऑफ गुड, ये देखो, ये मान लो एशिया है, एशिया, और ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक, ये इधर यूरोप है और इधर मध्य भूमध्य सागर है। तो ये लोग इधर से निकले ऐसे, क्योंकि पहले इधर से ऐसे होता था व्यापार, लेकिन यहाँ पर इस्लामिक साम्राज्य से इनके हो गया पंगा। तो इन्होंने कहा इस्लामिक साम्राज्य इन लोगों से, और इटली के व्यापारी करते थे बीच में, बीच के व्यापारी यानी इधर से लेकर के यूरोप में माल बेचा करते थे। अब इधर से हो गया पंगा, तो इन्होंने कहा कि अब तुम बेटा इधर से निकल के दिखाओ, तुम्हारा व्यापार यहाँ से ठप, नहीं देंगे माल। ठीक, तो अब इनको हो रहा था नुकसान, तो इन्होंने क्या किया, भैया रास्ता खोजना पड़ेगा। अब यहाँ से निकलते हैं, पुर्तगाल से आए, ऐसे यहाँ पर केप ऑफ गुड होप में रुके, थक गए, है ना, फिर आगे चलते चलते ही और ये भारत में पहुँच गए। ठीक, बात समझ में आ गई? तो इस तरह से ये पहुँचे भारत में, और भारत से फिर इन्होंने काली मिर्च, मसाले, दुनियादारी लेके गए, और वहाँ पर ठीक ठाक मुनाफा कमाना शुरू कर दिया, डायरेक्ट व्यापार करना शुरू कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूरत मुगल साम्राज्य का प्रमुख समुद्री बंदरगाह था। सूरत से हज यात्री मक्का की यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। सूरत का व्यापार केवल यूरोपीय कंपनियों तक सीमित था। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। हमने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि जो सूरत है मुगल साम्राज्य का प्रमुख समुद्री बंदरगाह था, और यहीं से हज यात्री हज करने के लिए मक्का जाया करते थे, और सूरत का व्यापार केवल यूरोपीय कंपनी तक सीमित नहीं था। 3 गलत है, 1 और 2 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि सूरत के पतन का सबसे प्रमुख कारण क्या था? सूरत, What was the principal reason for the decline of सूरत? सूरत का पतन हो गया तो उसका मुख्य कारण क्या था? कृषि संकट, या अंग्रेज़ों द्वारा मुंबई का विकास को बढ़ावा देना, या तुगलकों का आक्रमण, या नदी का सूख जाना? तो हमने जब पढ़ाया था तो बताया था जो सूरत शहर था उसका धीरे धीरे पतन होने लग गया था। क्यों? क्योंकि पहले सूरत व्यापार का मुख्य केंद्र था, इसलिए सूरत का ठीक ठाक समृद्धि हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने बम्बई के विकास का, बम्बई के डेवलपमेंट करने लग गए, तो सूरत का पतन होने लग गया, सूरत डिक्लाइन होने लग गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अंग्रेज़ों द्वारा बम्बई के विकास को बढ़ावा देना, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, हमने चैप्टर पढ़ाते हुए ये अच्छे से पूरा विस्तार से ये चीज़ें पढ़ाई थी कि सूरत के बारे में। ठीक, अगला आ जाते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है, स्टेटमेंट है, गोलकुंडा के शासकों ने व्यापार पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया। मसूलीपट्टनम गोलकुंडा राज्य के अधीन था। गोलकुंडा पर मुगलों का अधिकार औरंगजेब के समय हो गया था। बताइए इसमें से क्या सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3, और केवल 1 और 3, इसमें से क्या सही है? कौन सा कथन सही है? तो हमने आपको बताया था कि जो गोलकुंडा के शासक हैं उन्होंने व्यापार पर नियंत्रण किया था। मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश, आज के आंध्र प्रदेश में था, है, उस वहाँ पर जो मसूलीपट्टनम था वो गोलकुंडा, उसमें का गोलकुंडा राज्य था, उसके अधीन था। बाद में उसमें मुगलों ने शासन कर लिया था औरंगजेब के समय। तो ये तीनों आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1687 यानी 1687 में
औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया था, जिसके बाद मसूलीपट्टनम पर जब मुगलों का अधिकार हो गया था तो अंग्रेज या यूरोपीय कंपनियों ने क्या किया था, इसको छोड़ दिया था और कुछ मद्रास चले गए थे, कुछ बम्बई चले गए थे, कुछ कलकत्ता चले गए थे, ऐसे करके दूसरी जगह पर इन्होंने अपने कारखाने शुरू कर दिए थे। अगला कह रहा है कि मीर जुमला का संबंध किससे है। मीर जुमला वाज एसोसिएटेड विद, किससे इसका संबंध है मीर जुमला? चोल साम्राज्य, गोलकुंडा का प्रशासन एवं व्यापार, विजय साम्राज्य या मराठा साम्राज्य, किससे संबंध है मीर जुमला का? तो हमने आपको बताया था कि मीर जुमला जो है उसका गोलकुंडा के प्रशासन और व्यापार से अच्छा खासा संबंध था। ऑप्शन नंबर बी, ये गोलकुंडा का एक शक्तिशाली अधिकारी और प्रसिद्ध व्यापारी था मीर जुमला। मीर जुमला वाज एन इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल एंड मर्चेंट एसोसिएटेड विद द गोलकुंडा किंगडम। ठीक। मसूलीपट्टनम 17वीं शताब्दी का एक समृद्ध बंदरगाह था। ये कथन कारण वाला है, कह रहा है कि कथन है मसूलीपट्टनम 17वीं शताब्दी का एक समृद्ध बंदरगाह था। कारण कह रहा है कि वह यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के बीच व्यापारिक वहाँ जो है मसूलीपट्टनम में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी, इसीलिए कह रहा है कि मसूलीपट्टनम 17वीं शताब्दी का एक समृद्ध बंदरगाह था। क्या सही है? कह रहा है कि एक और दो, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है और आर सही है। इसमें से क्या सही है जल्दी बताइए। आपका उत्तर सही है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मसूलीपट्टनम जो है ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है, यानी कि वहाँ पर मसूलीपट्टनम में व्यापारी जो है यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी, जिस कारण से मसूलीपट्टनम एक समृद्ध बंदरगाह बन गया था 17वीं शताब्दी में। ठीक है। अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें मैच करना है। ये सूची 1 है और ये सूची 2 है। कह रहा है कि मिलाओ फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम, ब्लैक टाउन, वाइट टाउन, ये क्या है? हमने आपको बताया था कि जो ब्लैक टाउन है ये क्या है, भारतीयों की बस्ती थी। जी, भारतीयों की बस्ती को ब्लैक टाउन कहा गया। जो मद्रास है उसको फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया था कि नहीं? फोर्ट विलियम किसको कहते हैं? फोर्ट विलियम कलकत्ता। और जो वाइट टाउन है वो यूरोपीय अधिकारियों की बस्ती थी। वाइट टाउन क्यों कहा गया? भाई वो गोरे चिट्टे थे। तो 1 का 2 और बी का 3, 1 का 2 बी का 3 कहाँ पर है? ये देखो 1 का 2 बी का 3 इसमें है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तर आपका ए बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लैक टाउन में भारतीय व्यापारी एवं शिल्पकार रहते थे। व्हाइट टाउन में यूरोपीय अधिकारी रहते थे। ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन का विभाजन सामाजिक एवं प्रशासनिक पृथक्करण को दर्शाता है। इसमें से क्या सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3, केवल 1 और 3। तो हमने अभी आपको बताया कि जो ब्लैक टाउन है उसमें भारतीय व्यापारी एवं शिल्पकार रहते थे। क्योंकि वो लोग भारतीयों को ब्लैक कहते थे, काला कहते थे, इसलिए उनके टाउन को ब्लैक टाउन कहा गया। व्हाइट टाउन में यूरोपीय अधिकारी रहते थे क्योंकि वो कहते थे कि हम गोरे हैं। ठीक है। और जो तीसरा है, ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन का विभाजन कैसे किया गया था? तो सामाजिक और प्रशासनिक पृथक्करण को दिखा रहा है। उनका प्रशासन अलग था, समाज उनकी अलग थी। ठीक। तो 1, 2 और 3 तीनों सही। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित करो, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करना है। क्रिस्टोफर कोलंबस की पश्चिम यात्रा, वास्को डिगामा का भारत का आगमन, गोलकुंडा पर मुगलों का अधिकार और अंग्रेजों द्वारा बंबई का विकास, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करो। तो हमने आपको, और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 1, 2, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 1, 3, 2, 4 या 2, 4, 1, 3। इसमें से क्या सही है जल्दी बताइए कि पहले क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे भारत की यात्रा पर, भारत को खोजने के लिए निकले थे।
और इनको ऐसा लगता था कि दुनिया गोल है, इसलिए हम वो पश्चिम की ओर निकले और उन्होंने कहा घूमते घूमते हम भारत की तरफ तो पहुंच ही जाएंगे। तो ये पहुंच गए थे आज के वेस्ट इंडीज़ में। इनको लगा कि यही भारत है, तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि ये वेस्ट इंडीज़, इसीलिए वहाँ का नाम वेस्ट इंडीज़ पड़ गया। क्यों? क्योंकि इनको लगा था वही भारत है, भैया इनको भारत मिल गया, ऐसा इनको लग गया था। फिर उसके बाद वास्को डी गामा आ गया, भारत आगमन 1498 में। फिर गोलकुंडा पर मुगलों का अधिकार हो गया औरंगजेब के समय। उसके बाद और अंग्रेज़ों द्वारा बम्बई का विकास हो गया, जिससे सूरत का पतन हो गया। तो पहले क्या हुआ, क्रिस्टोफर कोलंबस वाला उन्होंने पश्चिम की यात्रा करी, फिर वास्को डी गामा का भारत आगमन हुआ, फिर बम्बई का विकास हुआ, सूरत का पतन हो गया, और सबसे बाद में गोलकुंडा पर मुगलों का अधिकार हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1, 2 और 4, 3 ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बात समझ में आ गई। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने पश्चिम की यात्रा करी थी। 1498 में वास्को डी गामा आए थे। 1668 में और 1687 में कह रहा है कि जो औरंगज़ेब थे उन्होंने औरंगज़ेब ने क्या किया था, मसूलीपट्टनम यानी कि गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया था। और अंग्रेज़ों द्वारा बम्बई का विकास कब किया गया था, 1668 यानी 1668 में। ठीक, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि यदि अंग्रेजों ने बम्बई का विकास ना किया होता तो निम्न में से किस बंदरगाह का महत्व अपेक्षाकृत अधिक समय तक बना रह सकता था। हैड द इंग्लिश नॉट डेवलप्ड बॉम्बे विच पोर्ट वुड मोस्ट लाइकली हैव रिटेन्ड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर ए लॉन्गर पीरियड। किसका जो इम्पोर्टेंस है, किसका महत्व है अधिक समय तक बना रहता। सूरत, ताम्रलिप्ति, लोथल और पुआर। हमने बताया था कि अंग्रेजों ने बम्बई का विकास किया तो उससे क्या हुआ, सूरत का पतन हो गया था। यानी अगर बम्बई का विकास ना हुआ होता तो जो ये सूरत था, जो कि व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था, हज यात्रा के लिए भी लोग यहीं से जाते थे, तो ये सूरत का अच्छा खासा सिस्टम बना रहता, सूरत की समृद्धि बनी रहती। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40, मध्यकालीन भारतीय नगरों के अध्ययन से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सर्वाधिक उपयुक्त है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ मिडिवल इंडियन टाउन्स। अब कह रहा है कौन सा निष्कर्ष सबसे अधिक उपयुक्त है। वे केवल धार्मिक केंद्र थे। कौन? टाउन मध्यकाल के। वे केवल प्रशासनिक केंद्र थे। वे प्रशासन, व्यापार, शिल्प तथा संस्कृत के बहुआयामी केंद्र थे। या वे केवल सैन्य छावनियाँ थे। तो भैया स्टेटमेंट में हमने कहा जहाँ जहाँ केवल आ जाए वो अधिकतर गलत होते हैं, तो ये 3 तो हो गए गलत। ऑप्शन नंबर सी बचा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और हमने पढ़ के भी अगर करें तो हमने बताया था कि जो मुगल मध्यकालीन जो भारतीय नगरों के, जो मध्यकालीन भारतीय नगर थे, वहाँ पर प्रशासन, व्यापार, शिल्प और संस्कृति ये सभी वहाँ पर अच्छे खासे स्तर पर थे। इन सभी का विकास अच्छे खासे स्तर पर हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वास्को डी गामा भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय नागरिक था जिसने समुद्री मार्ग का उपयोग किया। अगला कह रहा है वह केप ऑफ गुड होप होते हुए कालीकट पहुंचा। अगला कह रहा है उसकी यात्रा के बाद यूरोप और भारत के बीच प्रत्यक्ष समुद्री व्यापार का विस्तार हुआ। वास्को डी गामा was the first European navigator to reach India through the sea route. He reached Calicut via the Cape of Good Hope. His voyage led to the expansion of direct maritime trade between Europe and India. कौन सा सही कथन है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3 या केवल 1 और 3? इसमें से क्या सही है? तो हमने आपको बताया था कि ये तीनों ही वैसे सही है, 1, 2 और 3, कि जो वास्को डी गामा है 1498 में भारत आए थे और भारत आने वाले पहले यूरोपीय नाविक थे। समुद्री मार्ग से आए थे, केप ऑफ गुड होप होते हुए, और इनकी यात्रा के बाद यूरोप और भारत के बीच डायरेक्ट तौर पर समुद्री व्यापार शुरू हो गया था। फिर कई और व्यापारी आना शुरू हो गए थे। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42, कथन और कारण का प्रश्न है। कथन है क्रिस्टोफर कोलंबस भारत पहुंचने में असफल रहा। कारण कह रहा है कि वह पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए वेस्ट इंडीज़ पहुंच गया। अब इसको ऐसे समझो, वह पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए वेस्ट इंडीज़ पहुंच गया, जिस कारण क्रिस्टोफर कोलंबस भारत पहुंचने में असफल रहा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन
आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो हमने आपको बताया कि भैया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वो पश्चिम की ओर गया था जिस कारण से भारत नहीं आ पाया और उसने वेस्ट इंडीज़ पर पहुंच गया था, है ना। अगला कह रहा 43 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, मीर जुमला और विलियम मेथवोल्ड, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको बिल्कुल आसान रहे। ठीक है, सूची 2 में लिखा है इधर एक तरफ गोलकुंडा का अधिकारी, गोलकुंडा का अधिकारी, और आज थोड़ी सूचियां गड़बड़ हो गई हैं, नीचे ऊपर हो गई हैं, कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं होना है हमें और हम सब सही कर लेंगे। अगला कह रहा है कि पुर्तगाली नाविक और अंग्रेज गुमास्ता, पुर्तगाली नाविक, पुर्तगाली नाविक। अगला कह रहा है अंग्रेज गुमास्ता, अंग्रेज गुमास्ता। ठीक, और एक बचा, वो क्या है, पश्चिम की ओर समुद्री यात्रा, पश्चिम की ओर समुद्री यात्रा। राइटिंग थोड़ी सी समझ जाना क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ हमारा मेन उद्देश्य राइटिंग नहीं है, हमारा मेन उद्देश्य है पढ़ना। और इस इधर भी जो नीचे लिखा है इसको भी ऊपर ले आते हैं। विलियम मेथवोल्ड, क्या, विलियम मेथवोल्ड। अब चलो इसका करते हैं मिलान, सूची 1 को सूची 2 से मिलान। वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, मीर जुमला, विलियम मेथवोल्ड। वास्को डी गामा कौन था? हमने पढ़ा कि वास्को डी गामा भैया एक पुर्तगाली नाविक था जो कि भारत में समुद्री मार्ग से आया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में पश्चिम की ओर यात्रा करी थी, है ना। मीर जुमला कौन था? मीर जुमला गोलकुंडा का अधिकारी था और जो विलियम मेथवोल्ड थे वो अंग्रेज गुमास्ता थे। ठीक है, तो 1 का 2, 2 का 4, 1 का 2, 2 का 4। चलो हम इसका ऑप्शन देखते हैं। 1 का 2, 2 का 4, याद रखना 1 का 2, 2 का 4 यही है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस कारक से भारतीय समुद्री व्यापार की दिशा में सबसे बड़ा परिवर्तन आया? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉट द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन द इंडियन मैरीटाइम ट्रेड? किस कारण से भारतीय समुद्री व्यापार की दिशा में सबसे बड़ा परिवर्तन आया? मंदिर नगरों का विकास होने से, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन होने से, व्यापारी संघों का गठन होने से, स्थानीय मंडियों की स्थापना करने से। ये पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि भारतीय समुद्री व्यापार की दिशा में। तो समुद्री व्यापार की बात करें तो मंदिर नगर से इनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, स्थानीय मंडियों से इसका कोई संपर्क ही नहीं है, व्यापारी संघों का गठन और यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। हमने देखा जब व्यापारी कंपनी आए थे यूरोप से तो उन्होंने समुद्री रास्तों को ठीक ठाक खोजना शुरू कर दिया था ना, सी रूट्स। तो यही इनका सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द सही आंसर। यानी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन से क्या हुआ? भारतीय समुद्री व्यापार की दिशा में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, बस 5 और बचे हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय कंपनियों ने भारत में केवल व्यापार किया था, उन्होंने धीरे धीरे राजनीतिक प्रभाव भी स्थापित किया, व्यापारिक केंद्र बाद में प्रशासनिक केंद्र भी बन गए। तो बताइए इसमें क्या सही है? तो क्या यूरोपीय कंपनियों ने भारत में केवल व्यापार ही किया? नहीं भैया, उन्होंने राजनीतिक प्रभाव भी छोड़ा, धार्मिक कार्य भी किया, यानी कि उन्होंने जो धर्मांतरण का भी कार्य किया, ईसाईकरण, उन्होंने धीरे धीरे राजनीतिक प्रभाव भी स्थापित किया। हाँ जी, बिल्कुल किया। व्यापारिक केंद्र बाद में प्रशासनिक केंद्र बन गए। जी, बन गए, बिल्कुल बन गए। तो 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला कह रहे हैं 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस नगर का महत्व यूरोपीय व्यापारिक गतिविधियों के कारण सर्वाधिक बढ़ा? विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स गेन्ड मैक्सिमम इंपॉर्टेंस ड्यू टू यूरोपियन कमर्शियल एक्टिविटीज? किसके कारण जो है किस नगर का महत्व यूरोपीय व्यापारिक गतिविधियों के कारण सबसे ज़्यादा बढ़ गया था? मद्रास, भिलसा, तंजावुर या वृंदावन? मद्रास, भिलसा, तंजावुर या वृंदावन? हमने पढ़ा, देखो वृंदावन नहीं भैया, तंजावुर नहीं, भिलसा नहीं। हमने पढ़ा था कि मद्रास का जो है
मद्रास का ठीक ठाक प्रभाव बढ़ गया इसका गतिविधियां, क्योंकि इसमें यूरोपीय व्यापारियों की गतिविधियां खूब होने लग गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थापित किया था, जिससे यह एक प्रमुख व्यापारिक एवं प्रशासनिक नगर बन गया था। यहाँ पर अंग्रेज रहने लगे थे, व्यापार करने लगे थे, है ना। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है, क्रोनोलॉजी बतानी है। कोलंबस की पश्चिम यात्रा, वास्को डिगामा का भारत आगमन, अंग्रेजों द्वारा बंबई को मुख्यालय बनाना, गोलकुंडा का मुगल साम्राज्य में विलय। यही सेम क्वेश्चन देखो अभी हमने ऊपर किया हुआ है, अभी ऊपर हम यही सेम क्वेश्चन करके आए हैं, शायद आपको याद होगा। नहीं याद हो तो मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। बस ये रहा क्वेश्चन, कहाँ गया, यही सेम क्वेश्चन हमने कहा था कि नहीं, और यही सेम क्वेश्चन हम इसको अच्छे से समझा भी था, और ये हमने तो कोई समझाया भी था, ठीक। तो अब यही उसमें वापस से पूछा है, कहाँ गया, वापस से यही सेम क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन तो अब आपको करना ही करना है भाई, ये क्वेश्चन अब आपके लिए है, तो कि ये क्वेश्चन आप करो। वैसे मैं बता देता हूँ, चलो। जो कोलंबस थे उन्होंने पश्चिम की यात्रा कब की थी, 1492 में की थी। वास्को डिगामा ने कब किया था, 1498 में भारत आए थे। अंग्रेजों द्वारा मुंबई में को मुख्यालय कब बनाया था, तो 1400 इसको गोलकुंडा का जो मुगल, ये 1668 में बनाया था, यानी 1668 में। और गोलकुंडा का जो मुगल साम्राज्य में विलय कब हुआ था, 1687 में हुआ था, ठीक, 1687 में। ये देखो, ये मुंबई का विलय, ये उसमें मुगल साम्राज्य में विलय गोलकुंडा का, ये वास्को डिगामा, ये क्रिस्टोफर कोलंबस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पहले ए हुआ, 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 4 हुआ। पहले पश्चिमी यात्रा की कोलंबस ने, वास्को डिगामा भारत आए, फिर अंग्रेजों द्वारा मुंबई को मुख्यालय बना दिया, और लास्ट में गोलकुंडा का मुगल साम्राज्य में विलय हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम्पी, सूरत और तंजावुर तीनों बहुआयामी नगर थे। इन तीनों का विकास केवल धार्मिक कारणों से हुआ। इन नगरों में व्यापार एवं शिल्प गतिविधियां भी विकसित थीं। तो भैया स्टेटमेंट में अगर आ जाए केवल, तो वो हो जाता है लगभग 99% गलत। तो सेकंड नंबर तो हो गया गलत। अब कह रहा है हम्पी, सूरत और तंजावुर तीनों बहुआयामी नगर थे। जी बिल्कुल थे। इन नगरों में विकास एवं शिल्प गतिविधियां भी विकसित हुई। हाँ जी बिल्कुल हुई। तो 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। बिना किसी घबराए, बिना किसी टेंशन के भैया कर दो सही। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49, 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस अध्याय के आधार पर मध्यकालीन भारतीय नगरों की सबसे उपयुक्त विशेषता कौन सी है। कह रहा मध्यकालीन भारतीय नगरों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। Which of the following best describes medieval Indian towns according to this chapter। अगर मान लो ये हटा भी दें according to this chapter, तो ऐसे ही बताओ which of the following best describes medieval Indian town। जो मध्यकालीन भारतीय नगर थे उनकी सबसे अच्छी विशेषता क्या थी। कृषि आधारित गांव थे, या बहुकार्यात्मक शहरी केंद्र थे, या केवल सैन्य छावनियाँ थी, या केवल धार्मिक स्थल थे। भाई केवल सैन्य छावनियाँ तो गलत है, केवल धार्मिक स्थल भी गलत है, कृषि आधारित ग्राम थे, या बहुकार्यात्मक शहरी केंद्र थे। तो भैया हमने देखा कि सबसे उपयुक्त विशेषता क्या थी, बहुकार्यात्मक शहरी केंद्र थे, ठीक है। बहुकार्यात्मक शहरी केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अगला देखते हैं फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50। मध्यकालीन भारत के नगरों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो मध्यकाल के भारत के नगर हैं उसके विकास के संदर्भ में, डेवलपमेंट के संदर्भ में प्रशासनिक संरक्षण क्या कारक रहे। प्रशासनिक संरक्षण, मंदिर एवं धार्मिक संस्थाएं, व्यापारिक मार्ग एवं बंदरगाह, या शिल्प उत्पादन एवं व्यापारी संघ। इसमें से किन कारणों ने नगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विथ रिफरेंस टू द ग्रोथ ऑफ मेडिवल इंडियन टाउन्स कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव patronage, temples and religious institutions, trade routes and ports, craft production and merchant guilds. Which of the above contributed significantly to urban growth। क्या कारक रहे नगरों के विकास के, बताइए। 1, 2 और 3
2 3 4, 1 3 4 और 1 2 3 4। तो भाई हमने आपको बताया था कि जो प्रशासनिक संरक्षण तो था ही, मंदिर एवं धार्मिक संस्थाएं भी थी, व्यापारिक मार्ग एवं बंदरगाह भी थे, शिल्प उत्पादन और व्यापारिक संघ भी थे, और ये सभी इसके विकास में बहुत बड़ा सहायक थे। किसके विकास में? नगरों के विकास में। नगरों का विकास किसी एक कारण से नहीं हुआ है। प्रशासनिक संरक्षण, मंदिर, व्यापारिक मार्ग, बंदरगाह, शिल्प उत्पादन और व्यापारिक संघ सभी ने मिलकर मध्यकालीन जो शहरीकरण को बढ़ावा दिया। According to NCERT, medieval urbanization was driven by multiple factors, including administration, temples, trade routes, ports, craft production and merchant guilds। ठीक है, तो ये हमने 50 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए मेरे भाई, और आई होप कि आपको बहुत से क्वेश्चन नहीं मिले होंगे। इनमें से बहुत से क्वेश्चन आप एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट देखो, इसलिए। और ये जो सारे MCQ थे, ये सारे आपके सारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि ये सारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना। कोई बात हो, कोई कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इंस्टा और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो समय पे PCS अकेडमी से, ठीक, इसी नाम से है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक बार। और हाँ, अपना और अपने घर वालों का अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।